नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खास मुलाकात में आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप सब जानते हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह सकती हूं क्योंकि जब एक शख्सियत की बात होती है और इस खास कार्यक्रम में जो भी शख्सियत आती है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। जब मैं परिचय कराऊंगी और आपको उनके बारे में बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, जिया है। और कहते हैं ना कि रॉयल फैमिली को बिलोंग करने के बाद भी हर फील्ड में काम करके आगे आना, ये उनकी अपनी एक पहचान को और उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया है उसको बहुत अलग तरीके से सामने हमारे रखता है। तो आज शख्सियत में हमारे साथ हैं अरुणेश्वर सारंग सिंह देव जी। अरुणेश्वर जी, बहुत स्वागत सबसे पहले स्वदेश न्यूज में आने के लिए। और जैसा कि मैंने एक शब्द में ही शुरुआत करी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और एक शख्सियत बनना, एक शख्सियत हम सब के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, मैं देश के लिए भी कहूंगी, क्योंकि जो फैमिली है उस फैमिली से हर चीज पर आकर कहते हैं ना कि धरातल से काम करना, जमीन से जुड़कर काम करना, ये भाव जो हैं ये फैमिली से मिले। कैसे आपने सोचा? आप बस यहीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ में अब हमारा जो पुश्तैनी इलाका है चला गया है। पहले ये सारा मध्य प्रदेश एक ही था और हम लोग सरगुजा को बिलोंग करते हैं। और पिताजी 60 के दशक में 60-61 में भोपाल पहली बार पोस्ट हुए फील्ड पोस्टिंग्स के बाद। तो 74 बंगले वहाँ मकान मिला। और ये भोपाल अब जैसा है तब ऐसा नहीं था, इस पे भी बात करेंगे आपसे। और जो आपने कहा कि मैदान में काम करना, ये माता पिता की ट्रेनिंग है। हमारे माता पिता ने एक ट्रांजिशन देखा। राजशाही जब थी तब वो नॉमिनेटेड एयर अपेरेंट थे, तो उन्होंने वो कोर्ट्स भी अटेंड किए जहां उनको सुप्रीम पावर थी। मतलब किसी को कारावास आजीवन दे सकते थे, किसी आजीवन कारावास को मुक्ति दे सकते थे। उस अधिकार और उस पावर को एंजॉय करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, 1954 बैच के आईएएस बने, एसडीओ से अपनी नौकरी शुरू की। उनके लिए मुश्किल था, मेरे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमने वो जिया ही नहीं है, हमने सुना है, उन्होंने जिया था। तो वो कर पाए। उसी बैकग्राउंड से मेरी मदर भी थी। मेरे फादर 18 साल के थे जब मदर से शादी हुई, मदर 16 साल की थी। तब अर्ली मैरिजेस अलाउड थी, अब तो 18 से नीचे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने आप को वैसा ही मोल्ड किया जैसे उनके पति की लाइफस्टाइल थी, उसी के साथ वो चली और बढ़ी। बाद में उनको 70 के दशक में राजनीति में आने का मौका मिला, तो 3 बार मध्य प्रदेश में मंत्री भी बनने का मौका मिला। पिताजी की ज़्यादा सर्विस मध्य प्रदेश में ही रही, जबकि उन्होंने ज्वाइन अमरावती में किया था जो अब महाराष्ट्र में चला गया है। तो फिर मध्य प्रदेश का आर्डर मिला और यहाँ मुख्य सचिव होकर रिटायर हुए। कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उनको मौका मिला और उनके एक बैचमेट प्रधानमंत्री भी बने, वीपी सिंह साहब। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये लोग साथ पढ़ते थे। और काफ़ी उनका जो अनुभव था वो हम लोगों को घर में एक ऐसे शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग हुई जिसमें वास्तविकता पे बहुत ज़्यादा 2 चीज़ें उनका बड़ा साफ वो था कि एक तो वास्तविकता समझिए तो आप कभी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और दूसरा अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, ये मत सोचिए क्यों, क्या, कैसे, कर दीजिए। और वो आपका एक अच्छे इंसान होने के नाते फ़र्ज़ है और आपको करना है। तो बस उसी ट्रेनिंग पे चलते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को बहुत आगे तक जिया है। और क्योंकि स्पोर्ट्स से काफ़ी जुड़े आप, और मुझे लगता है इतने इवेंट और इतनी चीज़ें करी, इतनी जिम्मेदारियों को निभाया है। स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा जोर इसलिए भी डाल रही हूँ क्योंकि राइफल क्लब के आप प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत सारी चीज़ों को आपने इसमें काम किया है, हमने खुद भी यहाँ काम करते हुए देखा है। तो एक लंबा समय हो गया। अभी उस चीज़ के लिए क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं, मुझे तो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं। तो ये जो एक इंटरेस्ट है बेसिकली हॉबी में था, और यूथ को इस फील्ड में आगे कैसे देख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, ये हॉबी थी, स्कूल से ही खेलने का शौक़ था।
2-3 ऐसे शौक थे स्कूल से ही। एक तो खेल, पढ़ाई में कुछ कम अच्छे थे। फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आजकल तो 90% और 100% की बात हो रही है, पर हम लोगों के इतने नंबर नहीं आते थे। और खेल से बहुत लगाव था, प्रकृति से बहुत लगाव था, और लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना सबसे अच्छा लगता है। तो खेल में ये सब मिलता है आपको। और हम लोग ये समझे खेल को प्रमोट करके कि खेल से हमारा जो नागरिक होता है, वो चाहे शहर का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, एक तो वो स्वस्थ होता है। तो हमारे प्रदेश का और देश का बहुत बड़ा बजट बचता है जो स्वास्थ्य में सरकारें खर्च करती हैं। दूसरा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है जो स्वस्थ होता है। बिल्कुल। तीसरा, वो एक ऐसा नागरिक बनता है जिसको शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपको नियमों में खेलना है, जीतने का प्रयास करना है, हारना नहीं है, झुकना नहीं है। और आज हार गए तो कल फिर खेलने आना है और कल फिर जीतने की कोशिश करना है, लेकिन नियमों में खेलना है। तो एक अच्छा नागरिक बनता है, एक डिसिप्लिन नागरिक बनता है। तो यही सब चीज़ें थी, शौक और खेल की जो प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से खेल के प्रति आकर्षित हुए। जब तक खेला तब तक खेले, उसके बाद खेल के प्रशासन में आए, खेल को प्रमोट करने में आए। तो सब जगह खिलाड़ियों के बीच रहना सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। प्रेजेंट में अभी लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं युवा जो हैं, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो क्रिकेट को लेकर, इवन राइफल को, हम बहुत सारी ऐसी खबरें देखें, एमपी के बहुत लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो यूथ है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़े, कितना हार्डवर्क है? क्रिकेट में भारत ने बहुत अच्छा किया है। और बोर्ड जो है बीसीसीआई, उसका मॉडल एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे समझ के और उस मॉडल पे काम करने का मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है, जब हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, गावस्कर साहब रहे, कपिल देव साहब रहे, इन लोगों को बहुत कम पैसे मिला करते थे खेलने के लिए, और खेल से जुड़ी दूसरी व्यवस्थाओं के लिए बड़ी दिक्कतें थीं। इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, भारत का नाम बना, और निरंतरता जो बनी रही क्रिकेट संघों की सब जगह, उससे ये खेल डेवलप हो गया। और आज ये खेलने वालों और खिलाड़ियों के लिए खेल है और बहुत बड़ा व्यवसाय है। बिल्कुल। इससे जुड़े हुए बहुत सारे एलाइड इंडस्ट्रीज हैं। तो इस खेल ने हमको ये दिखाया कि ये कैसे हमारे को एक नेशनल प्राइड भी देता है, उसके साथ एक इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर देता है, इतने सारे लोगों को व्यवसाय देता है, काम देता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिकेट संघ में मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में भी लाइफ मेंबरशिप है मेरी, वहाँ भी हम लोग काम करते हैं। वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। और हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे अभी हम देख रहे हैं आईपीएल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज जो क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को देख के बाकी खेलों को भी उससे सीखना चाहिए। ये जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप हुआ, टैलेंट था, उस टैलेंट ने खेल को पकड़ लिया, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बच्चियों ने बहुत अच्छा किया, हमारे यहाँ से बच्चियाँ बहुत सारी भोपाल की नेशनल खेल रही हैं, अपने क्लब की बच्चियाँ भी, लड़कों ने भी बहुत अच्छा किया। तो इन दोनों खेलों में तो बहुत ही सार्थक और अच्छे नतीजे मध्य प्रदेश और भोपाल में आए हैं, पर कभी भी और करने की गुंजाइश तो रहती है। बिल्कुल। 1960 में आप भोपाल से, मतलब एक लंबा समय हो गया भोपाल से जुड़ाव, पर्टिकुलर 1960 से। छत्तीसगढ़ को तो आपने जिया है बचपन से, तो छत्तीसगढ़ तो है और आज भी जी रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वहाँ की बात ही अलग है। लेकिन पर्टिकुलर मैं भोपाल की बात करूँ, 1960 से यहाँ आए, 1960 का भोपाल और आज मैं 2025 की बात करूँ, कितना बदलाव देखते हैं? इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। हम लोग 60 के दशक में जब पिताजी की पोस्टिंग हुई, भोपाल आए, 74 बंगले में रहते, तो वो इतना हरा नहीं था जैसा अभी आप देखते हैं। पथरीला था। बाकी भोपाल का इलाका भी, अरेरा कॉलोनी हुआ, ये हुआ, दूसरी जगहें हुई, ये इतनी हरी नहीं थी, चट्टानी थी और चारिमली भी। इसमें राजधानी परियोजना ने बहुत अच्छा काम किया। भोपाल 56 में मध्य प्रदेश बना, 56 के पहले सीपीएन ब्रार था,
जिसकी राजधानी नागपुर थी और हम लोग नागपुर से चलते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश बना और वो नागपुर का एरिया महाराष्ट्र में चला गया। और सीपीएन ब्रार के बाद जब मध्य प्रदेश 56 में बना तो भोपाल और जबलपुर के बीच था कि राजधानी इसमें से कौन सी तय होगी। फिर भोपाल को चुना गया और भोपाल मेरे ख्याल से दूरी की वजह से चुना गया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, तो भोपाल को लिया गया। तो भोपाल राजधानी तय हो गई। तब भोपाल की आबादी 50-60 हज़ार होगी। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नवाबी स्टेट थी ये। और राजधानी परियोजना क्षेत्र का जो विकास है वो देखिए है 56, 57, 58, 60 की बात, लेकिन वो विकास आज जो नया भोपाल विकसित हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्लान्ड लगता है। तो टूरिज़्म का मध्य प्रदेश में अथाह पोटेंशियल है। टूरिज़्म के मामले में मध्य प्रदेश की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना ज़्यादा है कि हमको शायद उसकी कदर कम है, हम उसको बेच नहीं पाए ठीक से दुनिया को। और हमारे पास जंगल टूरिज़्म है, भरा हुआ है, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़्म है, 2 तो ज्योतिर्लिंग ही हैं, हमारे पास जो हेरिटेज, जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, आपका भोजपुर टेम्पल के पास भीमवेटिका जो 10-10 हज़ार साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, उतनी पुरानी जगहों से लेकर के ये सारे जो आपके किले हैं जिसमें आपको गोंड आर्किटेक्चर, गोंड लाइफस्टाइल पूरी मिलेगी, रायसेन है, भोपाल है, ये गोंड रियासतें थी। फिर मुग़ल आर्किटेक्चर मिलेगा आपको उसमें, क्योंकि बाद में कुछ मुस्लिम रूलर्स ने आके यहाँ रूल किया। फिर ब्रिटिश इंडिया आ गया तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर उसमें आपको मिलेगा। और इन सब चीज़ों को टूरिस्ट को दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा मार्केट है ये। अच्छा, एक डेवलपमेंट की जब बात होती है, अभी हम बात कर रहे थे एक ग्रामीणों की, हम अर्बन डेवलपमेंट बात करें, हम रूरल डेवलपमेंट बात करें, सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बहुत सोचती है। मैं दोनों को यदि ऐसे सामने रखूं तो कितना आप आने वाले समय में इसमें डेवलपमेंट देखते हैं, या कोई सुझाव आपका रूरल प्लस अर्बन? अभी गवर्नमेंट का जो सबसे अच्छा प्रयास मुझे दिख रहा है वो होम स्टेज और गांव की तरफ टूरिज्म को ले जाने का दिख रहा है। मतलब लोग जाके देखना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी, उनके महत्व की वहाँ जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, कैसा उनका रहन सहन रहा है, मतलब अपने अतीत में जाना चाहते हैं। आज हम शहर में हो गए तो हो सकता है 1 या 2 पुश्त हो गई जो वहाँ गए ही नहीं हो, तो वो जाना चाहता है। तो इससे वहाँ का भी विकास होता है, वहाँ भी रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, और हम क्या थे ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको जानने की जिज्ञासा है। और अब जब हमारा जो देश है वो इकोनॉमिकली ऊपर आ रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमें खर्च करने के लिए चाहिए वो होगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है, इसको और करना चाहिए। जैसे जंगल टूरिज्म में भी मैं आपको कह रहा था गांव का भी, ऐसे ही रिलीजियस टूरिज्म, सब ज़्यादातर रिलीजियस प्लेसेस छोटी जगहों पे हैं। ऐसे ही पुराने जो फोर्ट्स हैं ये हैं वो भी छोटी जगहों पे हैं। तो ये सारा विकास जो है बहुत अच्छे से वहाँ किया जा सकता है और वहाँ के लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके काम में लाके उनके यहाँ रुकना आजकल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। होम स्टे विलेजेस में आप एक घर में जहाँ लिपाई पुताई पुराने ज़माने की चल रही, वहाँ आप रह रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, वाइल्ड लाइफ से भी आप जुड़े रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तो मतलब जो सुनता है वो बहुत अलग तरीके से इमेजिन करता है। कैसे इसको देखते हैं, कितना वक्त हो गया और आने वाले समय में इसको कितना आप अच्छा देखते हैं? जैसे जैसे शहरों में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, इंसान अपनी प्रवृत्ति के इस पार्ट को पूरा करने के लिए जंगल जाना चाह रहा है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का तो अच्छा समय आने वाला है। और भारत में 70 के दशक में टाइगर कंजर्वेशन प्लान बना और हमारे शेर ख़त्म हो रहे थे और अब कई गुना हो गए। तो एक ये सक्सेस स्टोरी है। हमारे यहाँ सिर्फ जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो जंगलों को हुआ है, जंगल कटे हैं। उसमें हमको मतलब इसमें सिर्फ सरकार को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आरोप लगा देने से समस्या का निदान नहीं होगा। फैक्ट तो है वो, लेकिन उसका निदान नहीं होगा जब तक जन सामान्य नहीं जुड़ेगा एक पेड़ लगाने के लिए, जो आजकल प्रयास आप देखते हैं, तब तक
वापस हरियाली उतनी नहीं आएगी जितनी हमको चाहिए हमारी खुद की अच्छाई के लिए। तो ऐसे ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की आपने बात की, तो हमने जब शुरू किया था तब हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जो ज़्यादा पैसे देता था, खर्च करता था, वो बाहरी आदमी था, अंग्रेज़ था। वो लोग आते थे हमारे यहाँ के जानवर देखने, क्योंकि उनके यहाँ ये जानवर है नहीं। अब ये हो गया है कोविड के आसपास से और उसके बाद से कि हमारा भारतीय टूरिज्म इतना डेवलप हो गया है कि अंग्रेज माइनॉरिटी हो गया है। अब जो जंगल रिजॉर्ट्स और टूरिज्म रिजॉर्ट्स और ये सब बन रहे हैं वो भारतीयों की नीड के हिसाब से बन रहे हैं और बहुत अच्छा काम उसमें आगे और किया जा सकता है और इसका काफ़ी लंबा फ्यूचर है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा और बहुत मजबूत रहा है, इवन मैं रहा तो नहीं कहूँगी, है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो जिन चीज़ों को सब जानते हैं उन चीज़ों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? मैंने कई लोगों से कहता हूँ, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन क्योंकि आपने पूछा, जब हम लोग छोटे छोटे थे और कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं दुकान में खड़े हैं, बाज़ार में खड़े, वहाँ कोई खादी पहन के नेताजी जैसे ड्रेस में निकला और हमारे स्कूल के ज़माने में कोई पूछता था कौन है, अब कोई जानता है तो बता देता था फलाना है, नहीं जानते थे तो बात होती थी कोई नेताजी हैं यार। अब अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो लोग कहते हैं अरे नेता जा रहा है साला। तो नेताओं ने कहीं ना कहीं अपनी छवि को वहाँ नहीं रखा जहाँ उनको यहाँ की जनता रखती थी, तो उसमें तो कमी आई। और कलयुग के इस दौर में कुछ कंपटीशन है, कुछ दूसरी बातें हैं, कुछ नीतियाँ लोगों की जो हैं वो थोड़ी मेरे को लगता है नीचे आई। हम लोग जब हम अपने बड़ों को राजनीति में देखते थे और हम लोग को राजनीति में जाने का अगर शौक़ है तो घर से था कि आप कर सकते हैं, तो हम लोग इसको सेवा के तौर पे करना चाहते थे कि हम किसी के काम आए और हम अपने मोहल्ले के काम आए, अपने इलाके के काम आए, अपने प्रदेश के काम आए, अपने देश के काम आए। हमारी अगर हम पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि आपको अच्छे लोगों का ही चयन करना चाहिए और जब बुरा आता है तो ईश्वर ही आते हैं उसका नाश करने। तो मैसेज तो है, बस उसको दिमाग में आगे लाना है और लोगों को उसी तरफ ले जाना है, नहीं तो छोटी छोटी ज़रूरतों के पीछे खराब लोगों को कई बार मौका मिल जाता है। एक बात आपने कहा कि वाकई में जो राजनीति का जो स्तर है उसमें गिरावट आई, बिल्कुल चीज़ें आपने डिफाइन करी और वो दिखती हैं। एक चीज़ और आजकल देश में हम रोज़ देखते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, राजनीति का सनातन से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको जोड़ दिया जाता है। क्या ये सही है? मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी राय है, सबकी इस बारे में अपनी अपनी राय है कि धार्मिक तो व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन धर्म उसका पर्सनल मामला है। धार्मिक होना चाहिए। अगर आप धर्मों की बात करेंगे और धर्मों में एक जैसी चीज़ ढूंढेंगे तो करोड़ों मिलेंगी आपको। यही बात ए धर्म में, बी धर्म में, सी धर्म में और अलग चीज़ें ढूंढेंगी तो 100-150 मिलेंगी बस। लेकिन 100-150 को आगे रख के और करोड़ों अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके जो धर्म के बारे में बात करते हैं वो ठीक नहीं है। और जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सिर्फ अपना ही अपना, तो वो अपना ही तो बोलेंगे। वो गलत नहीं करते, वो ठीक करते हैं, क्योंकि वो तो डिक्लेयर्ड है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। अब आप राजनीति में जो धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म राजनीति में नहीं, धर्म समाज में है, वो तो है ही। वो तो आप खेलने जाएंगे वहाँ भी कई बार बात हो जाएगी, राजनीति करेंगे वहाँ भी कई बार बात हो जाएगी। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे कुछ अच्छा हो रहा है तो इसमें क्यों किसी को आपत्ति भी होगी या क्यों किसी को आपत्ति होना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उसका कि हम सच्चाई ना बता के कुछ गलत बता के उसको उपयोग में लाएं अपने फ़ायदे के लिए, वो ठीक नहीं। वो मैंने वही कहा कि वो फिर वो गिरावट वाली राजनीति, लेकिन धर्म की अच्छाई को आगे लाके हम कुछ अच्छा करें तो बिल्कुल ठीक। अरनेश्वर जी, चलते चलते एक संदेश हमारे तमाम दर्शकों के लिए, राजनीति से हो, सनातन से हो, वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं,
हर फील्ड में उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आप अपने आप में एक शख्सियत है, एक पर्सनालिटी है, छोटे से अब तक में बहुत कुछ आपने देखा है। जी, मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूँ कि सही के लिए खड़े होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि जो बीच का मार्ग होता है वो अच्छा मार्ग होता है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को उसमें साथ ले चल सकता है। तो जब हम व्यक्ति की बात करें तो वो जो मार्ग चाहें चूज़ कर सकते हैं। और सनातन की यही ब्यूटी है कि उसने 1 करोड़ मार्ग आपके सामने रख दिए हैं और आपसे कहा है कि आप खुद स्वयं इसका चयन करें। जैसा आप चयन करेंगे वैसे परिणाम आप ही को भोगने होंगे, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में। तो वो सिर्फ अच्छाई के मार्ग पे आपको रखने के लिए ये सब बातें बताई गई हैं। तो सनातन का अर्थ ही है हमेशा से। तो ये वो नॉलेज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती गई है। इसको किसी इलाके या किसी धर्म से नैरो करना गलत होगा। ये पूरी दुनिया पे लागू है। सनातन पूरी दुनिया ही है जब से। तो उसको समझने और उसकी अच्छाई को निकाल के अपने जीवन में लाकर, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो काम हो, और सबसे ज़रूरी आपका परिवार, उसमें उसको ज़रूर शामिल करें। और एक अच्छा जीवन जिसको कहा जाता है, आप खुद समझते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अच्छे काम की तरफ ध्यान दीजिए। और दुनिया में अच्छाई इतनी बची हुई है कि बुराई से जुड़ने ही क्यों। तो बस यही मैं चाहूँगा कि सब अपने मोहल्ले का, अपने पड़ोस का, अपने इलाके का अच्छा सोचें, तो देश का, दुनिया का अच्छा हो ही जाएगा। बिल्कुल। और आपकी ये बातें, मुझे ये बिल्कुल बोलना पड़ेगा कि ये होती है पहचान एक रॉयल फैमिली की। मैंने शुरुआत यहीं से करी थी और ख़त्म भी यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि ये वो मैसेज हैं जो डाउन टू अर्थ, कहते हैं ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझ सकता है। मैंने इसलिए ये प्रश्न आपसे किया था क्योंकि अमूमन एक पहचान होती है जब हम कहते हैं कि रॉयल फैमिली से, सरगुजा स्टेट के राजा महाराजा फैमिली जिनको कहा जाता हो, उनको यदि हम सुने या देखें तो लोगों के मन में पहले ये आता है कि नहीं यार, वो कहाँ बात करते होंगे, इतना छोटा कहाँ समझते होंगे। मैंने इसलिए ये प्रश्न आपसे लिया था और वो बातों से समझ में आया कि एक पहचान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वदेश न्यूज़ आए, हमारे साथ बातचीत की और इतनी सारी बातों के बारे में हमसे सब कुछ शेयर किया आपने। थैंक यू सो मच। तो खास मुलाकात में हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत थी अरुणेश्वर सारंग सिंह देव। नाम से ही पता चलता है, मैंने एक बार नहीं कई बार जिक्र किया, ये पहचान है उनकी, जो जिया है, जो कमाया है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, परिवार को। उन्होंने आखिरी में एक बात कही है, आप अपने परिवार को हमेशा हर जगह शामिल करिए, अपने धर्म को मानिए, एक्सेप्ट करिए, सम्मान करिए, सनातन तो है ही, और हर चीज़ में आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। बहुत कुछ है अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए, आप बुराइयों से खुद दूर हो जाएंगे। तो ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो आज हर फील्ड में बहुत कुछ अप एंड डाउन्स देखते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा संदेश था। आज खास मुलाकात में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।